तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, कल हमने लघु और बृहत परंपरा के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण। तो मैक्स मैरियट का काम एक स्वदेशी सभ्यता में छोटा समुदाय 1955 स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की दोहरी संकल्पना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि भारत में महान और बृहत परंपरा और लघु परंपरा के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्णन कर सके। यानी कि जो मैरियट हैं उन्होंने स्वदेशी सभ्यता में छोटा समुदाय स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की दोहरी जो संकल्पना है उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि भारत में बृहत जो महान और जो लघु परंपरा थी इनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। तो आगे पढ़ते हैं। सार्वभौमिक की प्रक्रिया है जिसके तहत लघु को व्यापक रूप से और बृहत परंपरा में बदला जा सकता है। यह सार्वभौमिकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लघु परंपरा है को जो है व्यापक रूप में बृहत परंपरा में बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह स्थानीय अधिकार, महत्व और सांस्कृतिक विचार को सर्वव्यापी सांस्कृतिक विश्वास व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थान और मानकीकरण से जोड़ता है। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने दिवाली प्रकाश पर्व को लिया है जो स्थानीय रूप से किशनगढ़ी गांव में धन और समृद्धि की देवी सोरती को संतुष्ट करने के लिए मनाया जाता है। सोरती जो कि लघु परंपरा है लक्ष्मी देवी का व्यापक रूप है क्योंकि सोरती को भी धन और समृद्धि के लिए ही पूजा जाता है। तो एक किशनगढ़ी गांव है, वहाँ पे हम बेसिकली लक्ष्मी को पूजते हैं तो वो देवी सोरती को पूजते हैं जो कि धन से जुड़ी देवी है। यह रीति विश्वास और सांस्कृतिक विचार के नीचे की ओर प्रसार विचार है ताकि व्यापकता के आग्रह का स्थानीय वातावरण में समाहित हो सके। यह भारत की देशी सांस्कृतिक में छोटी सांस्कृतिक की सृजनता दिखलाता है। मैरियट इस प्रक्रिया को किशनगढ़ी को नवरथा पर्व को दिखाकर समझाता है। वह इसे नवरात्रि का संकीर्ण स्वरूप बताता है। जो मैरियट विद्वान हैं वो किशनगढ़ी को जो है नवरथा पर्व को दिखाकर समझाते हैं। वह इसे नवरात्रि का संकीर्ण स्वरूप बताता है जिससे कि 9 पवित्र दिनों तक दुर्गा का 9 रूपों का पूजन किया जाता है। जो किशनगढ़ी गांव है उसमें 9 दिन जो है दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। अगला टॉपिक है भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन। भारत की संस्कृति है उसका एक किस्म के रूप में वर्णन देखेंगे। यह दृष्टिकोण प्रमुख रूप से तुलनात्मक समाजशास्त्रियों के मध्य लोकप्रिय है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता को एक अन्य समुदाय और संस्कृति के ठीक विपरीत एक अलग प्रकार के रूप में देखा जाता है। भारतीय समुदाय को एक पारंपरिक समुदाय के रूप में देखने पर बल दिया गया है जो आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं का अनुभव कर रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत का वर्णन करती है जबकि इसका लक्ष्य यह है कि उन अलग मूल्यों और पहलुओं को नहीं पढ़ा जाए जो भारत की संरचना के लिए विशेष हैं, लेकिन इसका यह एक प्रकार किस्म इस आधार पर बनाए रखने की इनकी दूसरे समाजों और संस्कृति से क्या समानता और भिन्नता है और तब भिन्नता का परीक्षण करें। उदाहरण के लिए भारत को एक गांव के समुदाय के या कृषक समुदाय के रूप में देखा जाए जो हमें अन्य समुदायों और संस्कृति से तुलना करने का अवसर देगा जो गांव के जीवन और समुदाय की समानता और उपस्थिति होने का प्रदर्शन करेगा, जबकि भारत को एक जाति समुदाय के रूप में देखना एक निरर्थक प्रयास होगा। निरर्थक यानी कि किसी भी प्रकार से सार्थक प्रयास नहीं होगा, निरर्थक प्रयास होगा क्योंकि जाति का विचार घटना भारत के लिए विशेष है। यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक की तुलनाओं की संभावनाओं को निरस्त करता है। इस तरह से वैज्ञानिक रूप से अबोध्य इस तरीक़ा के विचार में अद्वितीय है। तो आगे पढ़ते हैं।
भारत के भूगोल को समझना। भारतीय सभ्यता का जटिल और गहराई तक स्थित ऐतिहासिक परंपरा है जो क्षेत्रीय रूप से बृहद प्रथाओं और व्यवहारों में भिन्नता और विशेष क्षेत्र की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। भारत की विविधता और क्षेत्रीय विभिन्नता का इसकी भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। इससे भी अधिक यह भारत का मौलिक प्राकृतिक भूगोल है जो स्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप की वृहद रूपरेखा प्रदान करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके भूगोल इतिहास पर ध्यान दिया जाए। कोहन एक विद्वान हुए जिन्होंने 3 क्षेत्रों के बारे में सूची बनाई है जिसमें भारत के मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। यह निम्न है: बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र, मार्ग क्षेत्र, एकांश सापेक्ष क्षेत्र। इन क्षेत्रों का विश्लेषण नीचे दिया गया है जो कि इस प्रकार है। बारहमासी में वह क्षेत्र आता है जो उपजाऊ होता है और नदी घाटियों के बीच होता है और वहाँ पे जो है समतल क्षेत्र होता है जहाँ पर डेल्टा बनता है। ऐतिहासिक रूप से यह मानव निवास क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक क्रियाकलापों और स्थिर राज्य पद्धतियों के केंद्र हैं। इन केंद्रों ने कृषि प्रणाली को स्थिर किया हुआ है। ये सब कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प माल के केंद्र हैं। अनेक पूर्व, आधुनिक और आधुनिक शहर नाभिकीय क्षेत्र में बसे हुए हैं। भारत और उत्तर और दक्षिण दोनों में इस तरह के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत में पेशावर के आसपास नदी के बहाव और समतल क्षेत्र पर पहले केंद्रीय क्षेत्र के रूप में उद्गत हुआ, जिसे गांधार कहा जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। सबसे पहला जो भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र था वो गंगा नदी के किनारे था, जो पेशावर है पाकिस्तान में भी। इस क्षेत्र ने पश्चिम और मध्य एशिया के प्रभाव को भारत में फैलाने का प्रमुख भूमिका निभाई। सतलुज, जमुना दोआब और गंगा जमुना दोआब ने उत्तर के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों को बनाया। कुरुक्षेत्र, पांचाल, कन्नौज, पानीपत, दिल्ली, आगरा शहर हैं जिनका सुनहरा राजनीतिक इतिहास अतीत है। कौशल आज का केंद्रीय उत्तर प्रदेश, बंगाल, सौराष्ट्र, वर्तमान गुजरात, उत्तर के अन्य केंद्रीय क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इन सभी क्षेत्रों के अलग अलग भाषीय प्रचलन है और स्थलाकृतिक और जलवायु विभिन्नता के कारण इनमें अलग अलग कृषि पद्धतियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र हैं। ये हैं आंध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और मैसूर। आंध्र तेलुगु बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। इसकी संरचना धनी कृषि, डेल्टा, गोदावरी और कृष्ण नदी का क्षेत्र है। तमिलनाडु पांड्या और चोल राजाओं की जगह है। यह वर्तमान का मद्रास है और तमिल बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसमें पेन्नार नदी और कावेरी डेल्टा आते हैं। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। इनकी मैसूरी से समानता है, जो मैसूर है उनसे इनकी समानता है, जो कन्नड़ बोलने वाले कृषक लोगों का निवास स्थान है। यहाँ पे जो है कन्नड़ लोग रहते हैं मैसूर में। दोनों क्षेत्र सूखा कृषि के लिए जाने जाते हैं, जिनमें जौ, मक्का, चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ भी तमिलनाडु से भिन्न दोनों क्षेत्र छितर-बितर निवास स्थान है। केरल मालवार भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग है। यह दक्षिण में अन्य क्षेत्रों में एक अलग क्षेत्र है क्योंकि नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला और यहाँ वर्षा होती है। इसके कारण है कि पश्चिमी घाट इसको अन्य क्षेत्रों से अलग करता है और इसको एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना बनाता है। यह नायार संप्रदाय की मातृवंशीय व्यवस्था में दिखाता है, जो यहाँ के लिए एक प्रमुख निवासी हैं, जबकि आंध्र और तमिलनाडु के समान केरल गीला और धान कृषि उपज का प्रदर्शन करता है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि मातृवंशीय क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी उनको तो पता होगा, पर बाकी बच्चों को नहीं पता होगा।
मातृवंशीय ऐसा होता है जिसमें माता का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और वही चलता रहता है। जैसे हमारा जो भारत में काफ़ी सारे इलाके हैं वो पितृवंशीय हैं, जिसमें पिता का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पर एक नायर संप्रदाय है जहाँ पे माता का वंश चलता है। तो आप पढ़ते हैं मार्ग क्षेत्र। मालवा मार्ग क्षेत्र का एक अनूठा उदाहरण है। यह उत्तर भारत को दक्षिण तट और दक्कन से जोड़ता है। यह आक्रमणकारियों और व्यापारियों को एक रास्ता देता है ताकि वे आकर्षक केंद्रीय क्षेत्र में पहुँचे, और यह एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है जो अरावली तट के दक्षिण में अवस्थित है। यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। मार्ग क्षेत्र में एकीकृत और स्थायी राजनीतिक चलन नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो सब चित्रित है, ना कि अलग सांस्कृतिक सामाजिक संरचना है। यह क्षेत्र प्रवासियों को रहने का स्थान है। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सापेक्ष एकांत क्षेत्र, और मैं अगली वीडियो से पूरा प्रयास करूँगा कि इसके नोट्स बना के आपको दिखाऊँ। ठीक है, ओके, टेक केयर।